हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की। देखिए, जो भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी या एलटी इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर आपके करंट अफेयर्स या समसामयिकी पूछी जाती है, तो वहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण से जो लेटेस्ट होता है उससे और जो आपका बजट होता है उससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। दूसरी बात ये हम बात करेंगे कि इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, यानी जिन जिन बातों पर जोर दिया गया है आज के आर्थिक सर्वेक्षण में, तो वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है वो बजट पेश होने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। पिछले कुछ सालों से जो बजट पेश होने की जो प्रक्रिया है वो 1 फरवरी के पहले दिन को की जा रही है, और इससे पहले ये फरवरी के अंतिम दिन को किया जाता था बजट पेश। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो तो बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। तो जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये पिछले वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और बजट होगा हमारा 2000, जो कल पेश होना है वो बजट हमारा जो होगा वो होगा 22-23 के लिए, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के लिए, पिछले वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि ये सर्वेक्षण केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले यानी आज, यानी 31 जनवरी को पेश किया गया। इसके बाद अब आगे आ जाता है कि असल में आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज होता है जो आमतौर पर बजट के एक दिन पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। संसद के 3 भाग होते हैं, तो राष्ट्रपति हो गया, उसमें राज्यसभा और लोकसभा, और ये जो सर्वेक्षण है ये आपका आज लोकसभा में पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करने की परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही है, और इसको वर्ष 1950-51 से पेश किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने की परंपरा कब से लागू हुई या किस सन से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है, तो आपका आंसर होता है 1950-51, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए। दूसरा पॉइंट इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो 1964 है, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था पहले। कब तक? 1964 तक। लेकिन बजट से एक दिन पहले पेश कब से किया जाता है? 1964 के बाद से, यानी 1965 से जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस सन तक जो कि आर्थिक सर्वेक्षण है उसको केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, तो 1964, और किसके बाद से उसे, तो 1965 से वो बजट से एक दिन पहले से पेश होने लगा है। इसके बाद आगे आ जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कैसे बनता है और कैसे डिज़ाइन किया जाता, मतलब जो भी इसके हैं टेक्निक्स वो कैसे काम करती हैं। तो इसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार के देखरेख में वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों वाला विभाग है, जिसे आप इकोनॉमिक डिवीज़न कहते हैं, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो इस साल का आपका ये आर्थिक सर्वेक्षण है, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ना होने की वजह से जो आपके प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनके और अन्य अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कहाँ थे? तो उसके लिए आपका जवाब होगा कि क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया था, इसलिए ये पद खाली था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस साल का जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है वो किसके मार्गदर्शन या किसकी देखरेख में बना, तो आप प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसके बाद एक और बात आ जाती है कि जो पिछले कुछ सालों में 2 खंडों में प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी 2 पोर्शन होने लगे आर्थिक सर्वेक्षण के, जबकि और पीछे जाएं तो वहाँ पर जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो एक ही सेगमेंट हुआ करता था, ठीक है।
अब ये 2 खंडों में जो प्रस्तुत किया जाने लगा, ये प्रथा कहाँ से चलती है? क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ये प्रथा अरविंद सुब्रमण्यम जब CEA के रूप में पदभार संभालने के बाद शुरू हुई। उनके उत्तराधिकारी KV सुब्रमण्यम ने भी इसी को जारी रखा। 2 सेगमेंट जो होते थे उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण का पहला भाग है उसमें जो देश की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को शामिल किया जाता है। जो जो परेशानियां आ सकती हैं आने वाले वर्ष में या आने वाले साल में, जिन चुनौतियों का सामना अर्थव्यवस्था को करना पड़ सकता है, उनको पहले भाग में। और दूसरे में जो बीते वर्ष का विश्लेषण है, जो बीता वर्ष यानी जैसे अब आने वाला वर्ष तो हो गया 22-23, तो उसकी चुनौतियाँ आएंगी। और जो 21-22 वाला वर्ष था उसका जो विश्लेषण है, कितने हमारे अनुमान थे व्यय के और कितना उनमें से हमने किया, कितना वो सफल रहे, सारी बातें, उनका जो विश्लेषण है वो दूसरे भाग में आता है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। एक बात और है कि जो सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। इसके पहले खंड में प्रस्तुत सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए जो GDP है उसका अनुमान लगाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये अगले वित्त वर्ष के लिए आपके GDP का अनुमान लगाता है। और GDP किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सरकार की प्रमुख विकास कार्यक्रमों और नीतियों की स्थिति को साझा करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को भी दिखाता है। यानी पिछले साल जो अर्थव्यवस्था ने किया वो भी बताएगा और इस साथ ही साथ आगे आने वाले साल में GDP कितनी रह सकती है वो भी बताएगा। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्तीय वर्ष के में सभी क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, कीमतें, निर्यात आदि के विस्तृत सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण प्रदान करके भारत में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। यानी ये जितने भी क्षेत्र दिए रखे हैं इन सभी क्षेत्रों का जो है वो विश्लेषण करेगा और बताएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा, अगर धीमा है तो उसको तेज करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो ये आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए देश की प्राथमिकता और किन क्षेत्रों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है उसको समझकर केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करता है। यानी जब आंकड़े आ गए, पिछले साल का विश्लेषण आ गया, तो फिर ये समझने में आसानी हो जाती है कि आने वाले जो वर्ष है उसमें देश की प्राथमिकता क्या होगी और किन क्षेत्रों पर उसे ज़्यादा जोर देना है जिससे वो आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसके बाद जो प्रमुख बिंदु हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के वो देख लीजिए। इस बार जो सर्वे है उसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 8 से 8.5 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और जो चालू वित्त वर्ष है उसमें जो अनुमानित वृद्धि थी यानी लास्ट ईयर 9.2 की थी वो उससे अभी नीचे है। दूसरी बात यह है कि अगले वित्तीय वर्ष में जो आपूर्ति पक्ष में सुधार, पूंजीगत व्यय और निर्यात की विकास में प्रमुख भूमिका होगी। ठीक है। इसके बाद अगली बात इन्होंने कही कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि विकास 3.9% और औद्योगिक विकास 11.8% पर देखा गया है। और जो कोविड महामारी है, ठीक है, कोविड महामारी जिसने पूरे विश्व को जकड़ रखा है, तो एक सवाल ये आता है कि कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं या सबसे ज़्यादा हानि उठाए हैं। तो जो सबसे कम है वो है आपका कृषि क्षेत्र। कृषि और उससे संबद्ध जितने भी क्षेत्र हैं कोविड महामारी के दौरान वो सबसे कम प्रभावित हुए। ठीक है। और वित्त वर्ष 21-22 में इसके 3.9% बढ़ने का अनुमान है जो पिछले साल हमारा 3.6% था। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया सबसे कम प्रभावित क्षेत्र। क्वेश्चन अगर आए कि कोविड महामारी में भारत का सबसे कम प्रभावित क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा है, तो वह है प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि और संबद्ध क्षेत्र। दूसरा सवाल कि सबसे अधिक, तो देखिए सबसे अधिक ये बिल्कुल एक अंडरस्टूड बात है कि सबसे अधिक जो प्रभावित होगा वो हमारा सेवा क्षेत्र ही होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें मानव संपर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तो सेवा क्षेत्र हो गया और सबसे कम आपका कृषि यानी प्राथमिक। और जो सेवा क्षेत्र है इसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, यानी जो है तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ये कहलाता है।
इसके बाद पिछले वर्ष, ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये सेवा क्षेत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। पिछले वर्ष 8.4% के संकुचन के बाद, यानी 8.4% की वृद्धि जो थी वो कम हुई पिछले साल सेवा क्षेत्र में। वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ इस क्षेत्र पे जो सरकारी खर्च होता है उससे रिलेटेड है कि सरकारी खर्च से महत्वपूर्ण योगदान के साथ 2021-22 में कुल खपत में 7% वृद्धि का अनुमान है। ये जो जितनी भी बातें हो रही हैं ये तीनों, ये आपके सेवा क्षेत्र या अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के बारे में हो रही हैं। इसके बाद और है कि पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप का उल्लेखनीय विकास हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ है कि नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016-17 में केवल 733 थी, जो 21-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई। इसका नतीजा क्या आया कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसके बाद अगला है कि इसके अलावा जो 2021 में 44 यानी 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 83 हो गई है और इसमें अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। फिर कृषि और संबद्ध उत्पादों जैसे समुद्री और वृक्ष उत्पादों सहित का निर्यात अप्रैल 2021 के दौरान 2020 की इसी अवधि की तुलना में 23.2% बढ़ गया। यानी अप्रैल से नवंबर तक का जो पीरियड था 2021 का, उसमें अप्रैल नवंबर 2020 से अगर तुलना की जाए तो ये जो है आपका 23.2% बढ़ गया और 31.0 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर को पहुंच गया है। इसके बाद अगली बात है कि 21-22 के दौरान केंद्र सरकार ने व्यय नीति में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया है। फिर अगला है कि बजट 21-22 में न केवल व्यय अनुमानों को बढ़ाया है बल्कि उन्हें अधिक उत्पादक पूंजीगत व्यय को भी निर्देशित किया है। और जो 24-25 तक हमारी 5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने की भारत को बुनियादी एक लक्ष्य है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बना कि 5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य किस सन तक है, तो वो 24-25 तक है, 2024-25 तक है। तो अगर ऐसा हम 24-25 तक करना चाहते हैं तो बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में हमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। यानी अगर भारत ये चाहता है कि सन 2024-25 तक उसकी अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए या जीडीपी उसकी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए, तो ये जो बीच के वर्ष हैं इसमें बुनियादी ढांचे पर उसे 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। बुनियादी ढांचा यानी आधारभूत संरचना, जिसमें आपकी सड़कें, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इसके बाद अगला है कि वित्त वर्ष 2008 और 17 के दौरान भारत में बुनियादी ढांचे पर लगभग 1.1 ट्रिलियन का निवेश किया गया। यानी 8 और 17 ये जो बीच के वर्ष थे 9, इसमें जो बुनियादी ढांचा था उस पर 1.1 ट्रिलियन का निवेश भारत द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के दौरान ऊर्जा 24%, सड़क 19%, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बुनियादी ढांचे में सम्मिलित हैं। शहर 16% और रेलवे 13% जैसे क्षेत्रों में भारत में बुनियादी ढांचे के अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% हिस्सा जो है वो शामिल है। साथ ही 2021-22 के बजट अनुमान में 9.6% की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि 67.2% की यहाँ वृद्धि हुई है। इसके अलावा कि जो वैश्विक महामारी के कारण सभी व्यवधानों के बावजूद पिछले 2 वर्षों में
भारत का भुगतान संतुलन रहा है वो अधिशेष में रहा है। यानी जब वैश्विक महामारी थी, चारों तरफ लॉकडाउन थे, सबको ऐसा लग रहा था कि जो हमारा भुगतान संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, लेकिन पिछले दोनों वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन जो है अधिशेष में रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाला पॉइंट है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।